मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। टॉपिक का नाम है डीएनए। इंग्लिश में इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम है इसका? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, शॉर्ट में से डीएनए कहते हैं। कल मतलब पिछले वीडियो में मैंने आपको न्यूक्लिक अम्ल के विषय में बताया था और न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, यह भी मैंने आपको बताया था। कौन सा? डीएनए और आरएनए। तो उनमें से पहला पढ़ाएंगे आज डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो मिल सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं डीएनए। ठीक, देखिए डीएनए होता क्या है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कहाँ पाया जाता है, ये सब हम इसमें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कुछ वायरसों को छोड़कर डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। अगर कुछ वायरसों को छोड़ दिया जाए तो जितने भी जीवधारी होते हैं संसार में, सब में जो डीएनए होता है वो एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक, आनुवंशिक पदार्थ का मतलब क्या होता है कि जो हमारे लक्षण अगली पीढ़ी में ले जाए, अर्थात जो आनुवंशिक लक्षण है उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करे, वो कहलाता है आनुवंशिक पदार्थ। ठीक, तो आनुवंशिक पदार्थ मतलब जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, अभी पीढ़ी क्या है कि जैसे हमारे बाबा थे तो बाबा की जो अगली पीढ़ी आई वो कौन? पापा थे। पापा की अगली पीढ़ी हम लोग, हमारी अगली पीढ़ी आगे आएगी। तो इस प्रकार से जो वंशज होते हैं दूसरे के, ठीक, संतानें होती हैं तो उनको बोलते हैं पीढ़ियाँ। तो वही लिखा हुआ है कि कुछ वायरसों को छोड़कर डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक, अगर वायरसों को छोड़ दिया जाए कुछ वायरसों को तो जो डीएनए होता है वो सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ होता है। सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए केंद्रक में होता है। देखें, आपको बता दें, मैंने पहले बता चुका हूँ प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है, मैंने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो उसमें यही लिखा हुआ है कि सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए केंद्रक में होता है। तो डीएनए कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। लेकिन आपको बता दें कि डीएनए केंद्रक में तो होता ही है, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी डीएनए पाया जाता है। ठीक, तो इसमें जो मुख्यतः मैंने लिख दिया है कि सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक में डीएनए होता है। ठीक, अब डीएनए अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, डीएनए दो प्रति समानांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी श्रृंखला होती है। देखिए चित्र देख रहे होंगे आप, तो एक और दो, कितनी श्रृंखला है इसकी? दो है। देखिए ये एक चैन है और एक ये चैन है, दो चैन, इसकी दो श्रृंखलाएं हैं। ठीक, तो वही लिखा हुआ है कि डीएनए दो प्रति समानांतर, मतलब दोनों एक साथ चलेगी, दोनों एक साथ, ऐसा नहीं कि एक सीरीज चल रही है, एक श्रृंखला चल रही है दूसरी खत्म हो गई। तो दोनों श्रृंखलाएं देखिए साथ में है साथ में, दोनों श्रृंखलाएं साथ में की है। तो वही लिखा हुआ है कि डीएनए दो प्रति समानांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी श्रृंखला होती है। ठीक, अब ये पॉली का क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है बहुत, जैसे पॉलीथीन सुना होगा आपने, क्या आप घर में कहते हैं पॉलीथीन दे दो। ठीक, तो पॉलीथीन का मतलब होता है, पॉली माने होता है बहुत। ठीक, और उसके बाद फिर क्या जुड़ रहा है? तो पॉली माने हो गया बहुत और न्यूक्लियोटाइड माने न्यूक्लियोटाइड। जब बहुत से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तब उसे क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और जब बहुत से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तब उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। और जब बहुत से पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे तब क्या बनेगा? डीएनए। ठीक, जब बहुत से पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे तब क्या बनेगा? डीएनए बनेगा। तो वही लिखा हुआ है कि डीएनए दो प्रति समानांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी श्रृंखला होती है। ठीक, डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण, जो इसका एक न्यूक्लियोटाइड होता है, जैसे पॉली माने क्या होता है? बहुत न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब क्या होता है? बहुत न्यूक्लियोटाइड। लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण किससे हुआ? जो एक न्यूक्लियोटाइड है उसका निर्माण किससे हुआ? तो वही लिखा हुआ है कि डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण डीऑक्सीराइबो शर्करा, कौन शर्करा? डीऑक्सीराइबो शर्करा,
ये एक पेंटो शर्करा होती है, इसमें 5 कार्बन होते हैं। ठीक, तो हम क्यों लिखना है यहाँ पर जानेंगे कि इसमें डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है, फास्फोरिक अम्ल होता है और नाइट्रोजन बेस होते हैं। क्या होते हैं? 3 चीजें, डीऑक्सीराइबो शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन बेस। तो ये 3 चीजें जब मिलती हैं, जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। और जब बहुत से न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और जब बहुत से पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो क्या बनेगा? डीएनए बनेगा। ठीक, तो वही लिखा हुआ है कि डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण डीऑक्सीराइबो शर्करा, फास्फोरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन बेस से होता है। ठीक, अब डीएनए किसी सीढ़ी की भार, जैसे कोई सीढ़ी होती है तो ठीक, डीएनए किसी सीढ़ी की भार, ऐसा लगता है किसी आभासी, जैसे किसी चीज को चारों ओर लपेटा गया हो, एक कोई अक्ष है उसके चारों किसी चीज को लपेटा गया हो, तो वही लिखा हुआ है इसमें कि डीएनए किसी सीढ़ी की भार, देखिए सीढ़ी जैसी बनी हुई है, स्टेप सीढ़ी बाई सीढ़ी बनी हुई है, तो वही लिखा है कि डीएनए किसी सीढ़ी की भार, डीएनए किसी सीढ़ी की भार, डीएनए किसी सीढ़ी की भांति किसी आभासी अक्ष के चारों ओर लिपटा हुआ प्रतीत होता है। डीएनए कैसा प्रतीत होता है? डीएनए किसी सीढ़ी की भांति किसी आभासी अक्ष के चारों ओर लिपटा हुआ प्रतीत होता है। तो ये डीएनए की सामान्य जानकारी थी। अब आते हैं डीएनए के कार्य। मैंने तुमको पहले ही बता दिया है कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। तो डीएनए का काम क्या हो गया? आनुवंशिक पदार्थों को या आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। अतः यह कैसा पदार्थ है? तो यह एक आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक, पहला पॉइंट आप कार्य समझ गए इसका, ये एक आनुवंशिक पदार्थ है। क्यों है? क्योंकि ये जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। अब दूसरा आता है, यह प्रत्यक्ष रूप से कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। क्या करता है? सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक, ये सभी जैविक क्रियाओं का क्या करता है? नियंत्रण करता है। जितनी भी जैविक क्रिया होते हैं, जैसे जैविक क्रिया कौन कौन सी, जैसे पाचन होता है, श्वसन होता है, जनन होता है, उत्सर्जन होता है। तो जीवों के अंदर चलने वाली सभी क्रियाएं, कौन सी क्रियाएं? जीवों के अंदर चलने वाली सभी क्रियाओं को क्या कहते हैं? जैविक क्रिया। क्या कहते हैं इनको? जैविक क्रिया कहते हैं। ठीक, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से, कैसा? अप्रत्यक्ष रूप से ये सभी जीवों की जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, उन पर कंट्रोल रखता है। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए का निर्माण करता है। अगर हम सीधा एक लाइन में कह सकते हैं कि डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है। आरएनए का निर्माण किससे होता है? तो डीएनए से ही होता है। तो डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। तो अगला पॉइंट वही है कि डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए का निर्माण करता है। तो आरएनए का निर्माण किस लिए किया जाता है? प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण का करने का कार्य किसका है? आरएनए का। किसका है? आरएनए का। तो आरएनए का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना। आरएनए बनेगा किससे? तो आरएनए बनेगा डीएनए से। ठीक, तो हम ये फिगर बना लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 34 एंगस्ट्रॉम। तो जो डीएनए है, डीएनए के एक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम है। इसके एक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम है और इसका जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। अब इसमें इसके 5 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक में कितने होते हैं? 5 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब ये डीएनए घूम जाता है तो डीएनए के घूमने के कारण एक जो नाइट्रोजन बेस लगा होता है, जो नाइट्रोजन बेस का डंडा होता है वो एक पीछे चला जाता है। तो पीछे का तो सामने से दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए यहाँ पर होते इसमें 5 है लेकिन सामने से 4 दिखाई पड़ते हैं। ठीक, तो हम इसको चित्र को भी बनाएंगे। तो उम्मीद है कि डीएनए आपको समझ में आया होगा। तो डीएनए आपको लिखना है, इसका अभ्यास करना है, तो समझना है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है आप कमेंट करके पूछिए हमसे, हम आपको बताएंगे। और ये आप लिखिए, समझिए, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद।